हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे 25 मिनट सीरीज क्लास 10th की, जहाँ पर हम कर रहे हैं 25 मिनट या हाफ आवर के अंदर जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स हैं उनके सारे के सारे फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने के जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, उन क्वेश्चंस को यहाँ यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलराइट, आज है हमारा चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, हमारे मैक्सिमम चैप्टर हो चुके हैं। गुजरात बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड के अभी बचे हुए हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम अभी उनके होने बाकी हैं। बाकी सीबीएसई का पेपर हो चुका है, वही बेसिक और स्टैंडर्ड। काफ़ी हंगामा हुआ है उनके पेपर्स को लेके, कुछ का कहना है कि लेंथी आया हुआ है, कुछ का कहना है कि काफ़ी टफ आया हुआ है। बाकी कुछ क्वेश्चन जो हमने 25 मिनट सीरीज़ में कराए थे, वो क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए हैं और उनके पेपर्स में से मैंने एक पेपर को सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं जस्ट टू सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। तो सीबीएसई के तो हो गए, बाकी बचे हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन में एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। खैर, अब तक तो अभी बोर्ड से पहले तो ये सब चीज़ें तो आपको मालूम होंगी, बट जस्ट फॉर ए क्विक रिवीजन हमें ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो जो ये हमारी वर्टिकल लाइन है, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ओरिजिन क्या होता है भई? ओरिजिन यहाँ पर हमारा जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं या एक-दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0,0। जनरली हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे दिखाते हैं? एक्स, वाई की फॉर्म में दिखाते हैं। पहले हमारी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको दिखाएँगे और उसके बाद हम दिखाते हैं वर्टिकल एक्सिस को, राइट? यहाँ से बस इतनी सी चीज़ है। दूसरी चीज़ है हमारी डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी इंपोर्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से और सेक्शन फॉर्मूला से आते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कब ऐसा कब होता है? जब हमारे पास अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। जैसे x2 माइनस x1 क्यों लिखा हुआ है? मान लो कि हमारे पास पॉइंट A है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2, 4 और उसी इसी तरीके से हमारे पास एक पॉइंट B है। यहाँ पर हमारा पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6, 10। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएँगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने इस तरीके से मिला दिया। तो अगर मुझे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच को डिस्टेंस को, तो हमें इस डी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना होता है। और ये x2 माइनस x1 क्या है? जैसे मैं बाहर पर क्लास में बताता हूँ, जब भी हमारे पॉइंट्स दिए गए रहते हैं तो उसके ऊपर लिख लो। मैंने क्या बताया कि हम कोऑर्डिनेट्स को x, y की फॉर्म में दिखाते हैं। यानी कि मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ x1 y1। x1 y1 क्यों लिखा? क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं हमारे पास। ऐसे ही यहाँ पर ये x2, y2। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देख लो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हमारा कुछ इस तरीके से बनता है। अब एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता हो? फ्रॉम ओरिजिन पूछ लेता है, तो यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो याद करके ले गए और वहाँ पे पूछ लिया कि बताओ कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन है, अब केवल पॉइंट 1 देगा। जनरली डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। अब उसने हमें कोई एक पॉइंट दे दिया, पॉइंट x, y। उस इसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो यानी कि सेकंड पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। वो सेकंड पॉइंट क्या है? 0, 0। तो बस अगर हम इन दोनों को मिलाएँगे इस तरीके से और हमें क्या निकालना है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d निकालना है। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 होल स्क्वायर। ये आ गया? डिस्टेंस फ़ॉर्मूला डी से हमारा ये पॉइंट निकल के आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस ये हमारा वाई स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मतलब ये माइनस 0 करोगे तो हमें एक्स ही मिलेगा, माइनस 0 यहाँ पे करोगे तो हमें वाई मिलेगा। तो ये ओरिजिन से हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 में चले गए हम, यहाँ पर है हमारा सेक्शन फ़ॉर्मूला। अब देखो सेक्शन फ़ॉर्मूला को किस तरीके से निकालते हैं भई? सेक्शन सेक्शन फ़ॉर्मूले का क्या मीनिंग है? देखो हमारे पास क्या है ना, अगर हम क्या करें, एक लाइन को ड्रॉ कर लें इस तरीके से। यहाँ पर हम अगेन एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हमारे पास क्या है, एक लाइन है
राइट? अब इसमें क्या है कि अगर मान लो ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और यहाँ पर हमारा एक थर्ड पॉइंट कोई पॉइंट पी है। इसके कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y। तो ये पॉइंट P क्या कर रहा है? ये पॉइंट P A और B लाइन को यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। एक AP सेक्शन है क्योंकि इस पॉइंट का नाम मैंने P रखा हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक B पॉइंट मतलब PB सेक्शन में कट कर रहा है। यानी कि इनके बीच में कुछ रेशियो भी रहेगा। हमने वो रेशियो कंसीडर किया कि इन दोनों के बीच का ये रेशियो कितना है M1 रेशियो और ये M2 मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं M1 M2 रेशियो में एक दूसरे को ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है, राइट? और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है P, X, Y। तो हमें पूछेगा कि वो P इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस लाइन को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इस तरीके से फॉर्मूला P, X, Y इक्वल टू ऑलराइट तो हो जाएगा हमारा M1 X2 प्लस N X1 देखो M और N में कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है? मैंने यहाँ पे M1 M2 लिखा है, तो आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर M और इसको यहाँ पर N लिख सकते हो, बात वही है। इसकी जगह पे चाहो तो आप M2 भी लिख सकते हो, इसको आप M1 और M2 भी लिख सकते हो या आप M1 M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N इस तरीके से भी याद कर सकते हो। स्टूडेंट 2 तरीके से याद करते हैं, कई स्टूडेंट M1 M2 के फॉर्म में याद करते हैं, कुछ M और N के फॉर्म में याद करते हैं। जो जो भी आपको सूटेबल लगे उससे याद कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आता है। राइट। अब इसमें दूसरी चीज़ जो हमारा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये है कि जब हमें कई क्वेश्चन में वो हमें ये दे देगा कि ये x एक्सिस में कट करता है या y एक्सिस में कट करता है। जैसे अगर हमारा पॉइंट क्या है x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट हम 0 मानते हैं। मीनिंग हम इस पॉइंट को 0 कंसीडर करते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्विकली ये रिवाइज़ कर लो कि जब हम इक्वेट करेंगे अगर हमें m और n को फाइंड आउट करना है या x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जब हम इक्वेट करेंगे तो x के कोऑर्डिनेट हमें इस वाले पोर्शन से मिलेंगे और y के कोऑर्डिनेट इस y के कोऑर्डिनेट हमें इस y वाली इक्वेशन से मिलेंगे। ऑलराइट? अब नेक्स्ट चलते हैं मिडनाइट फार्मूला की तरफ मिड पॉइंट फार्मूला की तरफ। मिड मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या होता है? देखो, मिड पॉइंट हमारे पास अगेन अगर हमारे पास इस तरीके से 2 लाइन है, 2 पॉइंट है हमारे पास इस तरीके से और जब हम इसको इस तरीके से मिला लेंगे, राइट? हम पूछेंगे कि इसके मिड पॉइंट के फॉर्मूला क्या होंगे? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या रह जाएगा? m इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीनिंग यहाँ पे अगर ये पॉइंट है मेरा x1 y1 और ये पॉइंट है हमारे पास x2 y2 तो मुझे इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं px, y तो ये कैसे निकल जाएगा भाई? px, y निकल जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सिंपली याद कर लो 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 बीच में प्लस का साइन मत भूलना। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 मतलब ये ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमते हैं। खैर अभी एग्जाम का टाइम है, अभी हम पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में नहीं जाएंगे, तो सिंपली इसको याद कर लेना। देन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि अगर एरिया 0 हो जाए, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ रहे हैं ना x1, x2, x3 और y1, y2, y3 तो इस तरीके से अगर हमारे पास 3 पॉइंट मिल होंगे, तो अगर 3 पॉइंट है, तो या तो क्या होगा, जब हम इन तीनों पॉइंट को इस तरीके से मिलाएँगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। टी या तो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा या दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ होगी ये ट्रायंगल ना फॉर्म होके ये 3 के 3 पॉइंट एक ही लाइन में एक्सिस्ट करेंगे। अब देखो, जहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा, वो हमारा इस पॉइंट से निकल के आएगा। लेकिन अगर हमारा एरिया 0 आ जाए दैट मीन्स 3 पॉइंट को मिलाने पे एरिया बन नहीं रहा है। ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा दैट मीन्स ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे? एक ही लाइन में होंगे। तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। सिंपल। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन हम करेंगे जो बहुत एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वही है और एग्ज़ाम के लिए हमारी प्रो टिप क्या है भई, हमें स इसको समझना है और अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा, वहाँ पे धीरे-धीरे आपको बताता रहूँगा कि ट्राइसेक्शन कहाँ पे यूज़ होता है, मिड पॉइंट कहाँ पे यूज़ होता है, हमें कोलिनिटी को च कैसे चेक करना है, बाकी तो भई अ, जितने भी क्वेश्चन्स हैं हमारे डिफरेंट-डिफरेंट, उनकी प्रैक्टिस हमें ज़रूरी होती है। ओके,
अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हमें क्या दे रखे हैं? कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, दो दो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में क्या दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। भाई हमें सिंपली हमें फॉर्मूला याद है कि डी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो आप सिंपली क्या करोगे, क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन पॉइंट्स को नाम दे देना। हम कंसीडर करेंगे कि लेट जो हमारा 2,3 है वो ए पॉइंट है, इसको हमने 2,3 बोल दिया। और यहाँ पर हमारा बी पॉइंट है जिसको हमने बोल दिया 4,1। अब हमें ए बी पॉइंट की डिस्टेंस को निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट x2। यहाँ पर अगेन पहले x1 x2 लिख लेना, x1 y1 इसके नीचे लिख लिया, और यहाँ पे लिख लिया हमने x2 y2, ताकि जब आप क्विकली सॉल्व करो तो और आप x1 y1 में कंफ्यूज मत हो जाना इसलिए। तो x2 माइनस x1 करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। सिंपल है, राइट। आगे मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको सॉल्व तो करना ही है, रफ कॉपी लेके आप बैठे होंगे आई होप। सेकंड क्वेश्चन में देखो, पहला तो सिंपल था, इसमें माइनस साइन था। अब सेकंड में क्या है, माइनस साइन यूज हो गया। तो यहाँ पर हमें ध्यान से ये करना है कि जब हम इस फॉर्मेट को अप्लाई करेंगे, राइट, ये हमारा अगेन x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो हम जब फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देखो अगर मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ x2 माइनस 1 इस तरीके से लिखेंगे, राइट। फिर माइनस y2 x1 क्या है -5, राइट। फिर इस पूरे का होल स्क्वायर करना है, इस चीज़ का ध्यान देना, मतलब -5 का होल स्क्वायर मत करना। और फिर उसके बाद y2 माइनस y1 तो हमारा सिंपल है कि 3 माइनस 7 होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से अंडर रूट लगा लेंगे। फिर आपको इसमें बस साइन का ध्यान देना है कि ये पहले स्क्वायर नहीं होगा, पहले ब्रैकेट ओपन होगा। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये -1 एंड माइनस माइनस प्लस 5 इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 5 में से बन गया 4 का स्क्वायर। सिंपल। आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है। इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमें बेसिक आना ज़रूरी है। तो इसलिए इन क्वेश्चन को क्विकली हो गया। बाकी ये जैसे यहाँ पे प्लस वाला क्वेश्चन सेट किया एनसीईआरटी ने, यहाँ पे उसने नेगेटिव वाला क्वेश्चन सेट किया। अब यहाँ पे उसने वेरिएबल दे दिए, वेरिएबल ए और बी यूज़ कर लिए, राइट। अब वही है -b -a और -b। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, आप इस सॉल्यूशन को देख लेना। एज़ सच कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ऑलराइट। और कहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, खैर यहाँ पे एक आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में बार-बार बता रहा हूँ, इस तरीके से 8 दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज़ कर लेना, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है, जब हम 10th की क्लास स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर हम बताते हैं कि स्क्वायर रूट को 20 तक एटलीस्ट हमें याद करने होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 रूट 2 इस तरीके से हमारा यूनिट में आंसर निकल के आएगा। सिंपल। ऐसे ये 32 है, 32 को हम क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके, उसको लिख सकते हैं हम 8 इंटू 2। 8 इंटू 2 करके कुछ हमें बेनिफिट नहीं होगा, इस 32 को लिख सकते हैं हम क्या 16 इंटू 2, ठीक। तो ये 16 किसका स्क्वायर रूट था 4 का, तो आंसर 4 रूट 2 यूनिट। सिंपल है। ऐसे ही यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद 4 कॉमन आया, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया, बाकी आंसर हमारा ये बच गया। ऑलराइट, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। अभी-अभी मैंने बताया था, कोलिनियरिटी का एक कॉन्सेप्ट तो क्या होता है कि भई अगर हमारा क्या हो, 3 के 3 पॉइंट्स अगर हमारे सेम लाइन में है, यानी कि ट्रायंगल 0 आ जाना चाहिए। दूसरा कोलिनियर का क्या कॉन्सेप्ट है? दूसरा कोलिनियर का कॉन्सेप्ट है कि अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर समझो, हमारे पास क्या है? हमारे पा यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट A है, यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट B है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट C है, राइट? अगर मैं आपको असाइनमेंट दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये मैंने आपको बताया है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि देखो यहाँ से A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और आपको A से C तक जाना है,
आपको बाइक से जाना है और मैं ये बोलूँ कि एक्यूरेट आपको 50 किलोमीटर ही तय करने हैं, राइट? तो आपको कौन-सा रूट यहाँ जाने के हो सकता है बहुत सारे तरीके हों, कि आप पहले यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, या तो आप यहाँ से इस तरीके से घूम के जाओ। लेकिन जब आप इस तरीके से घूम के जाओगे, तो मैंने असाइनमेंट में ये बोला कि 50 किलोमीटर आपको 50 किलोमीटर ही चलना है, इससे ज़्यादा नहीं चलना है। तो आपको यही रूट लेना पड़ेगा जो 50 किलोमीटर का है, राइट? इससे ज़्यादा करोगे तो आप नहीं जा पाओगे। 50 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, है ना? दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं कि जब मैं इस रूट पे चलता हूँ, तो ए से लेकर अगर मैं बी तक चला, बी पॉइंट तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, बी से सी तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस होनी चाहिए कितनी? एसी के बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक 25 है, यहाँ से यहाँ तक 25 है और मैंने आपको बोला है टोटल 50 है। तो जब आप ए से बी जाओगे और बी से सी जाओगे, इन दोनों को जोड़ के तब 50 किलोमीटर निकल के आएगा, राइट? अगर आपने थोड़ा-सा भी डिस्टेंस रूट गलत पकड़ लिया, आप यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए। दैट मीन्स अब ये पॉइंट्स को जब आप मिला रहे हो तो एक तो ट्रायंगल बन रहा है और डिस्टेंस हमारी 50 किलोमीटर नहीं आ रही है। आई होप समझ गए होंगे आप। ओके, जल्दी से हमने लाइन ड्रॉ कर ली, उसके बाद हमने वही पॉइंट दोबारा से लिख लिया कि यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट है, यहाँ से सी पॉइंट है। खैर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद करके जाना। एक तो क्या है कि ट्रायंगल हमारा उसका एरिया निकल के 0 आ जाए वो, तब हमारे क्या होते हैं कोलिनिटी को दर्शाता है वो। और दूसरा कंडीशन है हमारी ये कि ए से लेकर बी तक चले और बी से लेकर सी तक चले, तो ये एसी के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये बी पॉइंट सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है और ये क्या है हमारा कोलिनियर है, ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है। तो इन पॉइंट्स के हमने नाम रख लिए 1,5, इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने 2,3, इस पॉइंट का नाम रख लिया हमने क्या -2, -11 जो हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम सिर्फ हमें डिस्टेंस निकालनी है। ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, इसके लिए आपके पॉइंट हो जाएँगे x2 - x1 होल स्क्वायर, 2 - 1 ऐसे 3 - 5 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। फिर b से c की डिस्टेंस निकालोगे, तो यही x2 - x3 - x2 और y3 - y2। सिंपल, आगे सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया। उसके बाद आप a टू c निकालोगे। चलो देख लेते हैं जल्दी से। सिंपली आपने केवल डिस्टेंस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करना है। हमने AB डिस्टेंस को निकाल लिया, और वो √5 आ गई। फिर हमने BC डिस्टेंस को निकाला, वो √212 निकल के आ गई। ऐसे हमने AC डिस्टेंस को निकाला तो ये √265 निकल के आ गई। अब देखो, जो हमने कंडीशन बताई AB प्लस BC, है ना? हमने यहाँ पे AB प्लस BC लिख लिया, इक्वल टू AC लिख लिया। AB की जगह पे कितना आया है? AB की जगह पे आया है √5 प्लस √212 किया, तो ये दोनों तो ऐड ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना? और ये हमारा √265। तो हम कहेंगे कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही है, सम ऑफ द टू साइड्स थर्ड साइड के इक्वल नहीं है, देयरफॉर दीज़ पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब कुछ क्वेश्चन बच्चों का यहाँ पे डाउट रहता है, सर आपने इनको ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि जब मैं रूट वाली चीज़ें बताता हूँ, तो मैं आपको किस तरीके से बताता हूँ कि आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हमारे सेम-सेम एप्पल्स हैं। रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है, आपको उसको एप्पल मानना होता है। जैसे कि ये क्या है, 1√5 है। अगर यहाँ पे होता हमारे पास 6√5, तो हम कहते हैं कि हम 6 एप्पल में हम 1 एप्पल को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब हमारे सेम-सेम एप्पल्स होते हैं, वो ऐड होते हैं, यानी कि 7√5 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पर अगर 1√5 है, यानी कि मैंने कहा भई 1 एप्पल प्लस, तो यहाँ पर क्या दे दिया, 1 एप्पल और यहाँ पर दे दिया हमें 1 मैंगो। तो 1 एप्पल और 1 मैंगो आपस में ऐड नहीं होते। सेम-सेम होंगे तभी हमारे ऐड होंगे। ठीक है? ये एक छोटा-सा तरीका है याद करने का। ओके। देखो पहला जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया कोलिनियर का, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, कहा है कि चेक वेदर, हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं इस तरीके से। ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। ऐसा हमें चेक करना है। भई हमें सिंपल सी चीज़ हमें पता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक होता है हमारे पास थर्ड ट्रायंगल कौन-सा होता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऑलराइट।
ये हमारा बन गया इस तरीके से। तो हमने इन पॉइंट्स के इन वर्टिसेस को हमने यहाँ पे नाम दे दिया। ओके, हमने इन वर्टिसेस को यहाँ पर नाम दे दिया। मैंने बोल दिया ए पॉइंट को 5, -2, मेरा बी पॉइंट ये हो जाएगा 6, 4। ऐसे ही यहाँ पे हमारा सी पॉइंट रहेगा 7, -2। इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, इनको मिलाकर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अब कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल कब बनता है? जब उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगर हमसे पूछता कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तब हमारी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए थी। तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए थी, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से यहाँ तक कि हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पॉइंट्स चाहिए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल को दिखाने के लिए हमें क्या चाहिए भई? हमें डिस्टेंस चाहिए, है ना? कि इसकी डिस्टेंस कितनी यूनिट है, कितने सेंटीमीटर है, कितने यूनिट है, कितने मीटर है। तो हमें पहले डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। अगर इन तीनों साइड्स में से ए, बी और सी, इन तीनों साइड में से अगर कोई 2 साइड, मान लो ये और ये साइड हमारी इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे कि आइसोसेलेस है। या ये और ये दोनों आ गई, तो तब भी कहेंगे कि आइसोसेलेस है। या एबी और बीसी साइड हमारी इक्वल आ जाएगी, तो आइसोसेलेस है। तीनों इक्वल आ गई, तो इक्विलेटरल, और तीनों इक्वल नहीं आई, तब बन जाएगा हमारा स्केलेन ट्रायंगल। ऑलराइट, अब हमें कंडीशन पता चल गई, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था। इससे आगे तो आई नो आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। हमें एसी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, एबी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और सीबी या बीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली क्या करोगे भई, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दोगे। इनके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया है, x1 y1 लिखो सबसे पहले, और इसके ऊपर लिख दो x2 y2, और इसके ऊपर लिख दो x3 y3। ऑलराइट, अब उसके बाद x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे चले जाओगे बीसी डिस्टेंस निकालने के लिए, तो x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। ऐसे ही सीए डिस्टेंस निकालोगे, तो x1 - x3 होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 होल स्क्वायर। सिंपल है, केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। दो साइड को भी चेक करना है कि वो इक्वल आएँगे या नहीं। देखो जैसे हमने एबी डिस्टेंस फाइंड आउट, एबी हमने साइड एबी फाइंड आउट करी, तो वही डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई किया, तो √37 निकल के आया। बीसी डिस्टेंस को फाइंड आउट किया, तो √37 निकल के आया। एसी साइड डिफरेंट निकल के आ गई। हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है, हमारी 2 साइड्स इक्वल निकल के आ रही है। एबी और बीसी साइड हमारी इक्वल निकल के आ रही है। कौन-सी साइड है एबी और बीसी? एबी और बीसी साइड, ये दोनों साइड हमारी इक्वल निकल के आ रही हैं। तो हम कह देंगे कि हाँ, ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। इस तरीके के क्वेश्चन्स में देखो, डिस्टेंस फार्मूला हर किसी को याद रहता है, सेक्शन फार्मूला भी हर किसी को याद रहता है। तो ये जो क्वेश्चन है, केवल आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी है इनको सॉल्व करने की, बस। बाकी क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर सकते हो केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ये क्वेश्चन भी क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, 2 कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, या हम कहें कि 2 टर्म यूज़ हो रहे हैं। वो क्या टर्म यूज़ हो रहे हैं? वो क्या टर्म यूज़ हो रहे हैं? यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अभी जब मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया कि अगर एक्स एक्सिस दिया हो, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है। हमें एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ना? इस तरीके से अगर आप एक्स और वाई बनाओगे, तो क्वेश्चन में पहली लाइन में बोल दिया कि भई एक पॉइंट बताओ जो इस एक्स एक्सिस में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ नहीं होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसी में होना चाहिए, राइट? अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट में है, दैट मीन्स वो वाई कोऑर्डिनेट में नहीं है ना? नहीं है तो एक्स के तो कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, लेकिन वाई के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, क्योंकि वाई वाई एक्सिस का तो कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। अब ये जो पॉइंट है, ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। अब 2 पॉइंट हैं, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ये दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस निकल के आएगी इस पॉइंट से, वो क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम आनी चाहिए। गॉट इट? तो जो भी कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कि क्या लिखा है, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज़ द कोऑर्डिनेट्स x, 0। कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में होगा, उसके कोऑर्डिनेट x, 0 होंगे। और सेकंड टर्म ये कि इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है, कि अगर कोई पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, मीन्स उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में देखो, हमने क्या अज़्यूम किया कि एक हमारा पॉइंट एक्स एक्सिस में, एक हमारा पॉइंट है P। यहाँ पे हमारा P x, 0, इस तरीके से एक्स एक्सिस हमारा में एक पॉइंट है। दूसरा, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है A, वो है हमारा 2, -5। दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे B, -2, 0। अब ये यहाँ से इस तरीके से आप इसको मिलाओगे,
और यहाँ से इस तरीके से आप इस पॉइंट को मिलाओगे तो इनकी डिस्टेंस हमारी सेम आनी चाहिए, राइट? यानी P टू A इक्वल टू इस P से लेकर A की डिस्टेंस यानी PA और P से लेकर B की डिस्टेंस PB, ये दोनों क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी, राइट? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हो। अगर आपको लगा कि स्क्वायर क्यों क्यों किया है या एग्जाम में आपको याद ना है, तो सिंपली आप अगेन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो। देखो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे ही पीबी को निकालने के लिए अगेन स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पे। यहाँ पर भी सेम फार्मूला प्लस सेम फार्मूला, राइट? अब मैं कह सकता हूँ कि इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गए, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं इनका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर रूट हट गए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वही होगा, मतलब जो ये लाइन है इसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ था और वो कैंसल आउट हो गए। ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट इस तरीके से लगा लिया और स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गए। तो हमारे पास ये लाइन बच गई। फिर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया तो ये ओपन होके इतना आ गया, 5 स्क्वायर 25 बच गया। x प्लस 2 होल स्क्वायर किया तो ये आ गया, 9 स्क्वायर किया तो ये 81 इस तरीके से निकल गया। अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस फोर एक्स ऐड होके 8x माइनस 8x और बाकी टर्म इक्वेट होके ऐड होके 56, ऑलराइट? फिर यहाँ से 8 से हमने 56 को डिवाइड किया तो -7 आ गया। देखो केवल x का कोऑर्डिनेट मिला हमें और हमें केवल x का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट हमें दिया गया है क्वेश्चन में कि वो x एक्सिस में है ये पॉइंट, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट तो 0 होंगे, वो हमें पहले से पता है। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो हमें ये पता चल गया कि x का कोऑर्डिनेट है 7, यानी जो P पॉइंट निकल के आ गया है हमारे पास क्या निकल के आ गया, -7, 0। दैट विल बी द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट याद रखना इक्विडिस्टेंस का, और x एक्सिस में है तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 होंगे। ऐसे ही अगर y एक्सिस में दिया होता तो x कोऑर्डिनेट 0 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। हमसे ये पूछा है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ऑलराइट? अब उस 2 पॉइंट्स को एक थर्ड पॉइंट डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई? 2:3 में डिवाइड करता है। तो यहाँ से हमारे सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जैसे ये हमारे पास क्या है, -1, 7 है और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4, -3। अगेन ये सिंपल क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम में आने के चांसेस उसके ज़्यादा है, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर लेता है। क्योंकि ये ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वेश्चन होता है, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी पेपर आता है तब इस तरह का क्वेश्चन आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा एक P पॉइंट है जो क्या करता है, अगेन नाम दे देंगे x, y। इन 2 पॉइंट्स को, लेट्स से A एंड B, इन 2 पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3, यानी AP और PB का रेशियो हमारे पास निकल के आ गया 2:3। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं, AP रेशियो PB, ये इक्वल टू निकल के आ गया मेरे पास 2:3, या मैं कहूँ ये M1 रेशियो M2, ये निकल के आ गया 2:3, राइट? अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट लगा लिए x और y के, तो यहाँ पे ये सिर्फ देखो, या तो आप फॉर्मूला साथ में लिखो इस तरीके से Px, y इक्वल टू ये और कॉमा ये, या तो आप अलग-अलग लिख लिया हमने। x के लिए कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाएँगे और y के लिए कोऑर्डिनेट हमारे ये हो जाएँगे। सिंपल। अब सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। अगेन वही चीज़ इसके ऊपर लिख लेना भई, x1 y1 यहाँ पे लिख लेना और x2 y2 यहाँ पे लिख लेना, नहीं तो आप क्या करोगे, थोड़ा-सा गड़बड़ कर दोगे। सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे अप्लाई कर दो, बस आंसर निकल के आ जाएगा देखो। ठीक? सारी वैल्यूज़ है हमारे पास M1, M2 सब वैल्यूज़ हैं। तो हमने सिंपली अप्लाई कर दिया, तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकल के आ गए 1, 3। सिंपल है, आप रफ कॉपी में पेन चलाओगे तो निकल के आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, 3। देखो ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन क्यों? कॉन्सेप्ट जल्दी से इसका डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस तरीके से हमारे पास एक लाइन है, ऑलराइट? अब होगा क्या यहाँ पर, हमारे पास पॉइंट दे रखा है, मैंने इस पॉइंट को बोल दिया ए पॉइंट, मैंने इसको बोल दिया, या मैं ए पॉइंट बोलूँ या पी पॉइंट बोलूँ। क्वेश्चन में किस तरीके से किया हुआ है,
हाँ, ए बी हमने इसको लाइन कंसीडर किया हुआ है। ए बी लाइन मैंने इसको कंसीडर कर दिया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें ट्राइसेक्शन का ध्यान में रखना है। अभी तक हम लाइन को 2 भागों में डिवाइड करे थे। जैसे ही ट्राइसेक्शन बोला, तो हमने बोल दिया कि ये क्या है, ट्राइसेक्शन में डिवाइड हो रहा है। और ट्राइसेक्शन का मीनिंग ये है कि 3 बराबर सेगमेंट में, बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। यानी अब मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ पॉइंट P और इस पॉइंट को नाम दे दूँ मैं पॉइंट Q। तो 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है 4, -1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है -2, -3। 3 बराबर इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब जब मैं इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जाऊँगा x, y, पहले मैं इसके निकालूँगा। जब मैं P कोऑर्डिनेट के लिए निकालने के लिए जाऊँगा, तब AP, यहाँ से यहाँ AP और P से B, AP रेशियो PB, ये क्या रेशियो बन जाएगा? भई ये बन जाएगा हमारा 1:2। ये रेशियो बन जाएगा 1:2 बन जाएगा? बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले हम P कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। उस कंडीशन में M1, M2 या M या N कहें, M1, M2 1:2 रहेगा, राइट? अब जब मैं Q कोऑर्डिनेट के देन मैं Q के लिए कोऑर्डिनेट निकालने जाऊँगा। मैं इसको Q को कंसीडर करूँगा x, y। अब इस कंडीशन में क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक AQ। तब हमारा M1 ये रहेगा और M2 रहेगा हमारा QB। तो जब मैं Q कोऑर्डिनेट के लिए x, y निकालने जाऊँगा, देन उस कंडीशन में M1 रेशियो M2 इक्वल टू हो जाएगा 2:1, यानी कि AQ रेशियो QB, ये होगा 2:1। बस यही कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, हमें देखना था कि ट्राई सेक्शन का मीनिंग 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो गया। उसके बाद इन 3 हिस्सों को ये 2 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, तभी ये 1, 2, 3 सेगमेंट डिवाइड हुए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने लगे, तब हमारा M1 और M2 हमें कंसीडर करना था कि वो कितना होगा, 1:2। ऐसे ही जब Q के लिए गए, तो M1, M2 चेंज होके 2:1 हो गया। सिंपल। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद आपको केवल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। सारे के सारे हमारे पॉइंट्स निकल जाएँगे। देखो ट्राई सेक्शन का मीनिंग क्या है? लाइन डिवाइड हो रही है 3 इक्वल पार्ट्स में, फिर हमने उनके नाम रख लिए। फिर जब हमने P पॉइंट के लिए निकालने गए, तो हमें रेशियो कितना मिला? 1:2। Q पॉइंट के लिए निकालने गए, तो 2:1, राइट? आप सिर्फ हमने क्या किया, सेक्शन में कट किया है, तो सॉरी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्टेंस फार्मूला बोल दिया। हमें सेक्शन में कट करा था, तो हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना था। तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने, x के लिए ये और y के लिए y वाला टर्म्स। बस यहाँ पर M1, M2 का हमें ध्यान देना है कि कौन से पॉइंट के लिए M1, M2 क्या रहेगा। ऐसे ही जब हम Q पॉइंट के लिए गए, तो रेशियो 2:1, सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दिया, तो Q के कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गए। ऑलराइट, तो फिर लास्ट में हम लिख देंगे आंसर में कि जो पॉइंट्स इस लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, वो पॉइंट्स ये हैं। ऑलराइट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, अब ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो क्वेश्चन ये भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा सेम है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हमें दिया हुआ है। हमारे पास इस तरीके से अगेन एक लाइन सेगमेंट है। हमारे पास इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है। इस लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, -3, 10 और दूसरा लाइन सेगमेंट है हमारे पास 6, -8। इसे एक पॉइंट P वो डिवाइड उसका उसके कोऑर्डिनेट है -1, 6। ये पॉइंट A और इस पॉइंट को हमने B कंसीडर कर लिया। अब हमसे क्या पूछ लिया भाई, ये जो रेशियो होगा ना यहाँ पे, जो अभी लिखा हुआ नहीं है M1 और M2, ये रेशियो क्या होंगे? हमें ये रेशियो फाइंड आउट करना है ना? थोड़ा-सा डिफरेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले रेशियो को अज़्यूम करना होता है। जब हम रेशियो को अज़्यूम करेंगे, वो कैसे करेंगे? लेट रेशियो बी K रेशियो 1, यानी हम ये मानेंगे कि जो AP रेशियो है ना, ये हमारा K है और जो PB रेशियो है वो 1 है। बस हमें इस तरीके से इसको अज़्यूम कर लेना है। उसके बाद हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देना है। फर्स्ट तो हमारा ये हो गया कॉन्सेप्ट। अगेन इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सेकंड कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि जैसे हम फार्मूला अप्लाई करते हैं Px, y,
पी एक्स कमा वाई अप्लाई करते हैं। अच्छा ये जीरो वाला नहीं है ना? अच्छा अभी जीरो वाला क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, चलो ठीक है। इतना अज़्यूम करके हमारा यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। जो ये के रेशियो 1 होता है ना, यहाँ पर क्या होता है कई बार एक टर्म हमारा जीरो होता है। या तो एक्स जीरो होगा या तो वाई जीरो होगा। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। तो हमें जो जीरो वाला होता है पहले हम उसे इक्वेट करते हैं, राइट? वो जब इक्वेट हो जाता है तो हम वहाँ से आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ से। हमने क्या किया? सबसे पहले हमने रेशियो को अज़्यूम कर लिया, उसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स थे। तो हमें केवल हमें के रेशियो फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे के ही तो फाइंड आउट करना है। इसको तो हम 1 मान चुके हैं के रेशियो 1 में, तो हमें के फाइंड आउट करना है। तो हमें केवल उसको एक्स कोऑर्डिनेट वाले फॉर्मूले के साथ हमने उसका इक्वेट कर दिया। तो केवल हमने एक्स एक्स वाले के साथ इक्वेट किया, जैसे ये पी एक्स, वाई है, तो जो हमने एक्स वाले को एक्स वाले के साथ इक्वेट किया। जो वाई वाला टर्म है हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं है उसे, है ना? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि भई वाई कोऑर्डिनेट हमें पता है 1 है, तो वहाँ पर से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने सिंपली हाँ, मतलब हमने सिंपली इसको मैंने 2 कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा मिक्स कर दिए, थोड़ा समझ जाना आप कि यहाँ पे जीरो वाला नहीं है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं, राइट। वाई वाले के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें के की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि वाई वाला टर्म भी हमारा जीरो नहीं है। मतलब एक्स दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है। ऑलराइट, तो हमने इसको एक्स वाले के साथ इक्वेट कर दिया, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट -1, एक्स की वैल्यू -1, क्योंकि ये जो p कोऑर्डिनेट है ना, इसको हमने x, y माना। यानी ये जो p कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हमने इसको x, y कंसीडर करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये -1, 6 है। हम x के अकॉर्डिंग इक्वेट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 है और बाकी हमें केवल k की वैल्यू लगानी है। सारी की सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, x1, x2, m1, m2 सब पुट कर लिया और इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बाकी इसको हमने फर्दर सॉल्व कर दिया। फर्दर सॉल्व होके हमारे k की वैल्यू मिल गई 2:7। अब 2:7 k की वैल्यू मिली है ना, तो हम कह सकते हैं क्या k रेशियो, जनरली हम क्या लिखते हैं, k रेशियो 1 लिखते हैं। तो k रेशियो 1 की जगह पे हमारा क्या आ गया भाई, 2:7 आ गया। k रेशियो 1 का मतलब इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो k की जगह पे अगर आप 2/7 अपॉन 1 लिखोगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा, 2/7 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या, जो k की वैल्यू जो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, वो क्या है, 2:7 है। अब यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, बस हमें कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बाकी सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला ही मैक्सिमम क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि जनरली हमें अब यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट सब चीज़ें दी हुई है। देखो x1, x2 दिया हुआ है, y1, y2 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और हमें रेशियो भी दिया हुआ है, बट आपको ऐसे देख के ये रेशियो समझ में नहीं आ रहा, है ना? इस तरीके से अगर हमारे पास एक लाइन होगी, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन है, इस तरीके से हमारे पास एक लाइन है और यहाँ पर हमें p के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है, जिसको हम लिखते हैं px, y। हमें यहाँ पर a कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2। यहाँ पर हमें b कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब 2 अननोन चीज़ें दिख रही हैं। फर्स्ट नज़रिए में, फर्स्ट बार देखने में 2 चीज़ें अननोन अननोन दिख रही हैं, बट हमें m1, m2 दिया हुआ है। वो क्या है? यहाँ से मिलेगा। जब हमने लिखा AP = 3/7 अपॉन AB, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो AB अपॉन AB = 3/7 हो गया। यानी हमें AP रेशियो AB ये निकल के आ गया हमारा 3:7, या हम ये कहें कि M1 रेशियो M2 ये मिल गया मुझे 3:7। AP M1 3 मिल गया और PB ये रेशियो मुझे 7 मिल गया, राइट? अब मुझे सारी की सारी चीज़ें मिल गई, बस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दूँगा, तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट था, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस क्यों होते हैं? केवल इस पॉइंट की वजह से। हम कुछ बच्चे वहाँ पर ये समझ नहीं पाते हैं कि M1, M2 क्या है? इसमें फ़ॉर्मूला तो हमें याद था सर, बट हमें तो M1, M2 दिया हुआ नहीं था, तो यहाँ से हमारा M1, M2 निकल जाता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑलराइट, इतने ही क्वेश्चन है। बाकी देखो इसमें ना एक एक क्वेश्चन और है जो जिसमें क्या है कि
या तो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जिसमें जो 1/2 x1 x2 वाला सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। x1 y2 माइनस y3 ये जो फॉर्मूला अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया है ना? उस तरीके का एक क्वेश्चन आप और कर सकते हो कि अगर हमसे ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, सिंपली वैल्यू ही पुट करनी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और सेकंड है कि एक 7.2 का एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आई थिंक अ, एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है। एरिया ऑफ रोम्बस पूछा गया है। तो जब एरिया ऑफ रोम्बस पूछेगा, तो हमें क्या करना होता है वहाँ पे इस तरीके से डायगोनल बना देते हैं, है ना? अब एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ABCD। तो एरिया ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 ये होता है हमारा फ़ॉर्मूला। अब यहाँ पे डायगोनल 1 और डायगोनल 2 क्या है? 7.2 का आखिरी क्वेश्चन है या 7.1 का आखिरी क्वेश्चन है? वो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का क्या मतलब है? भई AC एक डायगोनल है, तो जब हम फ़ॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो 1/2 D1 की जगह पे AC। ऐसे ही जो BD है, ये डायगोनल 2 है, यानी कितना हो जाएगा BD, राइट? अब AC का क्या मीनिंग है भई? AC का मीनिंग है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितनी यूनिट है, यानी कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो पहले आप क्या करते हैं यहाँ पर AC डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD निकालेंगे। सिंपली यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को अप्लाई करके। ठीक है? तो एक ये क्वेश्चन भी ये हमारा क्या है फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है और एक एरिया वाला क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, बस कुछ ही चैप्टर बच गए हैं, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर। बाकी सारे ऑलमोस्ट हम सारे चैप्टर अब कर चुके हैं। ओके, सेशन यहीं पर एंड करते हैं।